नमस्कार सर। नमस्कार मुक्ता जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सर आज का जो डिस्कशन है, आज हम इसको आपको इसलिए यहाँ पर लाए हैं। मेन हम्म। मुद्दा ये नहीं है कि ग्लोबली क्या हो रहा है उस पर बात करें, क्योंकि मुझे लगता है उसके लिए हम कोई दूसरा सेशन करेंगे। ग्लोबल इवेंट्स या ग्लोबल टर्मोइल तो हो ही रहा है, जैसे अमेरिका वेनेजुएला ले लें, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ईरान, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। राइट। और इन सब चीजों के कारण एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, क्योंकि हम्म। एक फेयर डेवलप हो रहा है। न्यूज भी इस फेयर को और एम्पलीफाई कर देती है। और जिस वजह से इन्वेस्टर पूरा, उनको समझ नहीं आ रहा, इतनी अनस्टेबल सिचुएशन दिख रही है कि दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टमेंट्स। लाइक अगर अपन देखें तो जो इन्वेस्टर पिछले 2-3 साल के अंदर मार्केट में आए हैं, उनके पोर्टफोलियो ने रिटर्न नहीं दिया है। हम्म। पोर्टफोलियो रेड में ही है। दे आर हम्म। कंटिन्यूइंग विद देयर एसआईपीज राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, प्लस वो स्टॉक मार्केट में भी उनका इन्वेस्टमेंट चालू है, लेकिन हर कुछ पोर्टफोलियो नेगेटिव ही दिख रहा है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू क्यों करें, क्योंकि आगे भी कुछ अच्छी सिचुएशंस नजर नहीं आ रही है। हम्म। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू हमारे इन्वेस्टर्स को ये बताएं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्यों लोगों को बोलते हैं। राइट। और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा और कौन होगा, क्योंकि आपकी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज 30 साल से ऊपर हो रहे हैं। हम्म। आपने भी, आई एम श्योर, जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 1, 2 या 5 साल के अंदर अपने पोर्टफोलियो को ब्लीड करता हुआ देखा ही होगा। तो ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस आप में था कि आपको लगा कि नहीं, नेगेटिव देखते हुए भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा? राइट। तो उस विषय में हम आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, हम आपकी जर्नी समझना चाहेंगे। होप करते हैं कि आपकी जर्नी से हमारे इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आए आगे बढ़ने का। तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुक्ता जी, वॉरेन बफेट के जो फ्रेंड है चार्ली मंगेर, जो उनके साथ में साथी थे, ये लोग तीन साथी थे, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगेर और एक और साथी थे इनके, रिक गुरियन। राइट। और तीनों में ज़्यादा ज़्यादा बुद्धिमान, मैं समझदार नहीं शब्दों को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तीनों में ज़्यादा इंटेलिजेंट रिक गुरियन थे। राइट। और वॉरेन बफेट और चार्ली मंगेर टेम्परामेंटली ज़्यादा सूटेबल थे इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो उनको मैं याद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो चार्ली मंगेर है, उन्होंने एक बार कहा था कि जिंदगी का पहला $1 मिलियन उन्होंने 50 साल की उम्र में बनाया। और जिंदगी का पहला बिलियन डॉलर उन्होंने 75 साल की उम्र में बनाया। और 99 साल 8 महीने की उम्र में, जब 3 महीने बाकी थे उनके 100 साल पूरे होने को, उनका देहांत हो गया। मैं चार्ली मंगेर को याद क्यों कर रहा हूं? क्योंकि निवेश एक ऐसी चीज है जो धीमे धीमे समझ में आती है। तो मैं भी जब शुरुआत में था, जब मेरे बाल काले हुआ करते थे, तब मैं भी वही गलतियां करते था जो सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में नुकसान होते नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि मैं इस मैदान को छोड़ के नहीं भागा। और मेरी जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मैं हर्षद मेहता के समय में आया था, और मेरे को तो 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं आया था, मुक्ता जी। और उसकी बहुत से कारण थे रिटर्न नहीं आने का, बहुत सी गलतियां मैंने की थी। क्योंकि आपने मेरे निवेश के सफर की बात शुरू की, इसलिए मैंने अपने अपने अनुभव से बात शुरू की है। मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उसके पहले मुक्ता जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम मानव के रूप में, जो होमोसेपियंस है, हमें होमोसेपियंस कहा जाता है। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक ही डीएनए के हैं, एक ही जैसे हैं। बाकी जानवरों में आपको तरह तरह की ब्रीड मिलेगी, है ना? जो डॉग्स हैं, जो एलिफेंट्स हैं, जो लॉयंस हैं, चीता अलग है, टाइगर टाइगर अलग है, लॉयन अलग है, लेपर्ड अलग है। लेकिन इंसान दुनिया के सब एक जैसे हैं। दे आर ऑल होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस के रूप में हम दुनिया में 3 लाख सालों से रह रहे हैं। इन 3 लाख सालों में हमें खेती करते हुए केवल 8 हजार साल हुए हैं। इसका मतलब 2,92,000 साल हमने जंगलों में बिताए हैं, जब हम हंटर्स एंड गैदरर्स के रूप में रहते थे, मुक्ता जी। अब होता क्या था कि जब आप जंगल में रहते हैं ना, तो जान तो एक ही है। जान एक ही बार जाती है, बार बार नहीं जाती है ना? हमारे पास रुपए अलग अलग तरह के रुपए हैं, हमारे पास बहुत रुपए हैं। वो रुपया है जो हमने बचाया है, जो वो रुपया जो इस महीने हम कमाएंगे। वो रुपया भी है जो हम अगले महीने बचाएंगे, अगले महीने कमाएंगे। हमारे पास वो रुपया भी है जो हमने बॉन्ड में रखा है। हमारे पास वो रुपया भी है जो जमीन में डाला है। हमारे पास वो रुपया भी है जो हमने सेविंग बैंक में रखा है। हमारे पास वो रुपया भी है जो हमने म्यूचुअल फंड्स में रखा है। तो आप देखिए, तरह तरह के रुपए आपके पास होते हैं, पर जान तो आपकी एक ही होती है ना। और 2,92,000 साल आप जंगलों में रहे हैं, तो आपके दिमाग ने क्या सीखा है? आपके दिमाग ने सीखा है कि हर हाल पे सरवाइव करना है, खतरे में कभी नहीं पड़ना है, जान को कभी खतरे में नहीं डालना है। जान एक बार चली गई तो वापस नहीं आती है।
3 लाख सालों से दिमाग ने सिर्फ यही सीखा है। और ये पैसा है ना मुक्ता जी, ये जान से ज्यादा प्यारा है। मानती है ना इस बात को? और जान से ज्यादा नहीं तो उतना ही प्यारा है जितने प्राण प्यारे हैं, है कि नहीं है? हमें अपने पैसों से उतनी ही मोहब्बत है जितने हमारे प्राणों से मोहब्बत है। तो दिमाग ने 3 लाख सालों तक क्या सीखा है कि अगर जान चली जाए तो वापस नहीं आती है, तो हर हाल पे वो जान को बचाना चाहता है, प्राण को बचाना चाहता है। पर रुपया तो आपके पास एक नहीं है, तरह तरह का है। हमारे दिमाग को हमें समझाना है, भले ही हमारा रुपया प्राणों जितना ही प्यारा हो, वो जाने के बाद भी वापस आ सकता है। और बाजार गिरने पर आपका पैसा जाता नहीं है, आपको नुकसान नहीं हो रहा है। कागजों में आपको एनएवी कम नजर आ रही है, आपको नुकसान तब होगा जब आप उस पैसे को निकालते हैं। जब तक आप पैसे को नहीं निकालते हैं तब तक आपको नुकसान नहीं होता है। और आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका इतिहास आपको ये समझाता है कि बाजार अगर नीचे गया है, एनएवी अगर नीचे गई है, तो वापस ऊपर भी आएगी। तो ध्यान से समझिएगा, आप जो जानते हैं उसको इस्तेमाल करना है, न कि जो आप जो फील कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना है। हमारी सबसे बड़ी वंडना, सबसे बड़ी चुनौती यही है। देखिए, बहुत आसानी से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंसान कैसे सोचता है। क्या मुक्ता जी, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके आस पड़ोस में, आपके संबंधियों में, आपके दोस्तों में, या जिन लोगों को आप जानते हैं इन लोगों में, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है जो कि रात को अलार्म लगाता है, ये कहकर, ये निर्णय कर कर कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, और सुबह जब अलार्म बजता है तो अलार्म बंद करके वापस सो जाता है और मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है? ऐसे किसी व्यक्ति को जीवन में देखा है आपने? सर बहुत सारे। बहुत सारे हैं कि नहीं है? बस यही हमारे साथ में होता है। देखिए, हमारा हमारा ज्ञान रात को क्या कह रहा है? सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, कहता है कि नहीं कहता है? फिर सुबह वही व्यक्ति जिसने रात को ही फैसला किया है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, वो मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब अलार्म बजता है, वो ब्रह्म मुहूर्त की वेला है, उस वक्त बहुत मीठी नींद आ रही होती है, बड़ा अच्छा मौसम होता है ना? बेड एकदम नर्म और गर्म होता है और आपको सोने की इच्छा करती है। तो आपकी इंद्रियां आपसे क्या कहती है? अरे, इससे अच्छा समय सोने का तो है ही नहीं, कितनी मजेदार नींद आ रही है, क्या करेगा मॉर्निंग वॉक पे जाके? तेरे को सोने में ज्यादा मजा आ रहा है। और वही व्यक्ति जिसने रात को फैसला किया है कि मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है। आपको नहीं लगता यही होता है? जब बाजार बढ़ रहा था तो आपको अच्छा लगता है, बढ़ता हुआ बाजार आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि एनएवीज बढ़ रही है, आपको लगता है कि आपका पैसा बढ़ेगा, और उससे प्रेरित होकर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर बाजार गिरता है तो आप दुखी हो जाते हैं और आपको एसआईपी बंद करने की इच्छा होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ थोड़ी फिलोसॉफिकल है, थोड़ी दार्शनिक बात है मुक्ता जी, पर बहुत जरूरी बात है। आप और आपका डर, मुक्ता जी, एक ही चीज है कि अलग चीजें हैं? एक ही चीज है सर। नहीं, एक चीज नहीं है। बस यही मामूली सी बात है जो हमें समझनी है। अगर एक ही चीज होती तो मुक्ता जी तो हमेशा है ना। 2026 में भी हैं, 2025 में भी थी, 2024 में भी थी, 2020 में भी थी, 2015 में भी थी, 2000 में भी थी, थी कि नहीं थी? आप बिल्कुल। धरती पर पिछले 25 सालों से, 30 सालों से है कि नहीं है? लगातार है। पर डर तो आता जाता रहा ना। कभी आपको डर लगा और कभी आपको डर नहीं लगा। मुक्ता जी हमेशा है, क्या डर हमेशा है? हाँ नहीं। है ना? तो मुक्ता अलग है और डर अलग है। मुक्ता का ये कहना गलत है कि मुक्ता डर रही है। मुक्ता का ये कहना सही है कि मेरे मन में डर अनुभव हो रहा है। अगर अभी डर अनुभव हो रहा है तो बाद में नहीं होगा। बस यही हमें समझाना है कि मैं एक निवेशक हूं, और मैंने जब निवेश किया था तो मैं इस बात को जानता था कि बाजार ऊपर भी जाता है और बाजार नीचे भी जाता है, और बाजार के नीचे जाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बाजार जो नीचे जा रहा है ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा नहीं है। समझिए इस बात को, इस भेद को समझने की कोशिश करनी है। डर मुक्ता नहीं है। मुक्ता के मन में डर का विचार है, जो आया है और चला जाएगा। जाए। ये एक गूढ़ बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट मुक्ता जी, जो सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है। आप एसआईपी इसीलिए करते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है। आप एसआईपी इसीलिए करते हैं कि गिरता हुआ बाजार आपको फायदा पहुंचाता है। आप एसआईपी इसीलिए करते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं। तो एसआईपी और लमसम का सबसे बड़ा भेद क्या है? आइए इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा नुआंस्ड है, लेकिन हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को आप एबीसीडी सिखाएंगे और ए से शुरू करेंगे तो वो एबीसीडी सीख जाता है। तो 100 बच्चों को आप सिखाते हैं A B C D E, और वो एबीसीडी सीख जाता है। एक बच्चे को आप
छोटे बच्चे को एबीसीडी मत सिखाइए, जेड से ए तक सिखाइए, वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सर विद टाइम तो सीख ही जाएगा। अब भी सीखेगा ना। नहीं, हाँ। उसको शुरू ही मत कीजिए, उसको ए फॉर एप्पल शुरू ही मत कीजिए, उसको अच्छा। जेड फॉर जेब्रा शुरू कीजिए। हाँ सीखेगा। ठीक है नहीं? ठीक है ना? तो ध्यान से इस बात को समझते हैं। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी एनएवी कितनी बढ़ रही है, क्योंकि एनएवी बढ़ने से ही आपको फायदा होता है। लेकिन अगर आपने एसआईपी की है, तो एसआईपी में दो तरह का समय होता है, अच्छा समय, बुरा समय। शुरू का समय, बाद का समय। एसआईपी के शुरू के समय में आपको एनएवी बढ़ते हुए नहीं देखना है। एसआईपी के शुरू के समय में आपको गिरती हुई एनएवी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे एनएवी गिरती है आपकी यूनिट्स ज्यादा बढ़ती है। तो जो लमसम इन्वेस्टर है उसको एनएवी में बढ़त देखनी चाहिए, और जो एसआईपी का इन्वेस्टर है शुरुआत में उसको बढ़ती हुई यूनिट्स देखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 15 साल की एसआईपी की है, 15 साल के बाद जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, उस वक्त एनएवी क्या है और आपके पास कितनी यूनिट्स हैं। और आपके पास कितनी यूनिट्स हैं इस बात पर निर्भर करती है कि एसआईपी करते समय एनएवी क्या थी। तो जो सबसे अच्छी चीज है एसआईपी इन्वेस्टर को क्या देखना है कि हर महीने उसके पास जो यूनिट्स जमा हो रही हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है कि कमी हो रही है। और 15 साल के एसआईपी वाले को अगर 4-5 साल पहले यूनिट्स में बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए भगवान का प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है। ये सबसे जरूरी बात हमें समझने की कोशिश करनी है। जितने भी हमारे निवेशक दर्शक यहां सुन रहे हैं, मुक्ता जी मैं उनको एक होमवर्क देना चाहता हूं, और ये होमवर्क मैं आपको भी देना चाहता हूं। आप चाहें तो एक्सेल शीट पे ही काम कर सकती हैं कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने 1-2-3 साल से इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी की है, और एसआईपी में नुकसान नजर आ रहा है, हर महीने उसका बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, उसको डर लग रहा है, तो वो एक ऐसे इन्वेस्टर के पास जाए जो 15-20 साल से एसआईपी कर रहा है, और उसके एसआईपी के खाते को 15-20 साल का एनालिसिस करे और देखे कि उसको जो ज्यादा फायदा हुआ एसआईपी में, जो भी पैसा उसने बनाया है वो उसने कब ज्यादा बनाया है, जब एनएवीज गिर रही थी कि जो एनएवीज बढ़ रही थी। उसको घोर आश्चर्य होगा कि जो कुछ भी उसने पैसा बनाया है उसका बड़ा हिस्सा उसने तब बनाया है जब बाजार अच्छा नहीं कर रहा होगा। ये बहुत जरूरी बात है। चलिए मैं इस होमवर्क को और आसान कर देता हूं। आप एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसने 2008 में एसआईपी शुरू की है, जब बाजार 21,000 के आसपास था, मुक्ता जी। और अगले एक साल के अंदर मार्च 2000 आते आते, 2009 आते आते, ये बाजार 21,000 से गिर के 9,000 चला गया। 50% से ज्यादा बाजार गिर गया। तो दो तरह के एसआईपी इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में थे। एक, जिन्होंने 2010 से 11 में आके एसआईपी बंद कर दी कि एसआईपी में हमें लगातार नुकसान हो रहा है, मैं एसआईपी बंद कर देता हूं। और एक इन्वेस्टर ने एसआईपी बंद नहीं की, एसआईपी चालू रखी। धीरे धीरे बाजार बढ़ने लगा। 2014 में बाजार वापस 21,000 हो गया। 2018 आते आते बाजार 30-35,000 हो गया। 2020 आते आते बाजार 42,000 हो गया। 2020 में बाजार गिर के 25,000 हो गया। उसके बाद 2021 में बाजार बढ़ते बढ़ते आज 80,000 हो गया। मेरा होमवर्क आपको यह है कि जिस आदमी ने एसआईपी बंद कर दी थी वो ज्यादा फायदे में है कि जिस व्यक्ति ने एसआईपी चालू रखी थी 2008 से लेकर 2014 के बीच में, वो फायदे में है। इनफैक्ट अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे जिसने 2008 से लेकर 2014 में जारी रखा अपनी एसआईपी को, वो बहुत खुश है कि वही समय उसके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि उसी समय ने उसको सर्वाधिक पैसा बनाने का मौका दिया है। हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए पहले दूसरी चीज से पहले मैं आपको जो आपसे कहने जा रहा हूं ये आंकड़ों में बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्लाइड को शेयर करता हूं, और मुक्ता जी स्लाइड को आप थोड़ा देखिएगा और आप बताइए मुझे नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है। आ रही है सर। ये स्लाइड नजर आ गई आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? अब इस स्लाइड को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस स्लाइड में आप देखिए, मैंने यहां पर मुक्ता जी 4 सिनेरियोज दिखाए हैं। 12 इंस्टॉलमेंट है या 12 साल की इंस्टॉलमेंट है। चारों ही सिनेरियोज में आपकी एनएवी, आप एसआईपी 10 रुपए पे एसआईपी शुरू करते हैं और 33 रुपए की एनएवी पे आपकी एसआईपी खत्म होती है। इसमें पहला सिनेरियो राइजिंग एनएवी। ये हरे रंग की आप लाइन को देखिए। ये इन्वेस्टर बड़ा भाग्यशाली इन्वेस्टर है। ये एसआईपी शुरू करता है पहले साल में 10 रुपए की। हाँ। दूसरे साल उसकी एनएवी बढ़ के 12 रुपए हो जाती है। तीसरे साल बढ़ के 15 रुपए हो जाती है। चौथे साल बढ़ के ये 5वें साल बढ़ के 19 रुपए हो जाती है। फिर 22 रुपए हो जाती है। 23, 25, 27, 29, 31, 32 और 33। एक बार भी बाजार नहीं गिरता है। तो बताइए व्यक्ति कितना खुश होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खुश होएगा सर। जीवन में इसने कभी बाजार को गिरते हुए ही नहीं देखा। नहीं देखा।
अब एक दूसरा इन्वेस्टर है, उसने क्या देखा, उसकी एनएवी पहले बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर गिरती है। उसकी एनएवी 10 रुपए से बढ़ के 12 होती है, 12 से 15 होती है, 19 होती है, 25 होती है, 31 होती है, बढ़ के 43 हो जाती है 8वें साल में। और उसका दुर्भाग्य, 8वें साल के बाद में एनएवी गिरने लगती है, 39%, 38%, 35%, 34, नॉट परसेंट, 34 और 33 पे खत्म होती है। तो इसका भी सफर 33 पे खत्म होता है। हम्म, अब एक तीसरा इन्वेस्टर है मुक्ता जी, जो 10 रुपए के एनएवी पे शुरू करता है, और वो बड़ा दुर्भाग्यवादी, जैसा अभी, जैसे जो इन्वेस्टर अभी 2-3 साल में आए हैं, वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनकी एनएवी नीचे जा रही है, इसलिए दुखी है ना। तो बिल्कुल। चलिए उस इन्वेस्टर का हम एग्जांपल लेते हैं। वो 10 रुपए के एनएवी पे एसआईपी शुरू करता है, एसआईपी गिर के 9 रुपए हो जाती है, गिर के 8 रुपए हो जाती है, गिर के 7 रुपए हो जाती है, गिर के 6 रुपए हो जाती है। लगातार 4 साल तक उसकी एनएवी गिरती है। कितना दुखी होगा बताइए, उसके मन में क्या भाव आएंगे बताइए। बंद मैं करो, बदकिस्मत हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आगे। मैं बदकिस्मत हूँ, भगवान मेरे खिलाफ है, मुझे एसआईपी नहीं करनी है। बिल्कुल। और उसके बाद में बाजार बढ़ना शुरू होता है। 6 रुपए से 10 रुपए होता है, 15 होता है, 19 होता है, 23 होता है, और 13वें साल आते आते 33 रुपए पे खत्म होता है। ठीक है। अब एक यस। चौथा इन्वेस्टर है। यह वॉलेटाइल एनएवी को देखता है, कभी एनएवी बढ़ती है, कभी एनएवी गिरती है। इसको ब्लू कलर वाले को देखिए, 10 रुपए पे सफर शुरू करता है, उसके सफर शुरू करते ही बाजार गिरने लगता है, एनएवी 9 रुपए पे आती है, एनएवी 8 रुपए 7 रुपए पे आती है, एनएवी बढ़ के 11 रुपए होती है, 16 रुपए होती है, फिर एनएवी गिर जाती है, 14 रुपए होती है, 12 रुपए होती है, फिर वहां से एनएवी बढ़ती है, 25 रुपए तक जाती है, फिर एनएवी 25 रुपए से गिर के वापिस 22 रुपए हो जाती है, और बढ़कर वापस 33 रुपए पे खत्म होती है। ये वॉलेटाइल होती है। अब चारों आपको मैंने सफर बताए हैं। चारों ही इन्वेस्टर 10 रुपए पे शुरू करते हैं, चारों ही इन्वेस्टर 33 रुपीज पर खत्म करते हैं। आप जानती हैं मुक्ता जी, चारों का ही आप देखिए जो परफॉर्मेंस है रिटर्न का, वो अलग अलग होगा। और ये बहुत जरूरी चीज है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखिए, जो राइजिंग एनएवी है, जो कभी दुखी हुआ नहीं, जिसको हम्म। लगता है मैं बड़ा किस्मत वाला हूं, जिसकी हम्म। एनएवी लगातार बढ़ती रही है, एनएवी कभी गिरी नहीं, मुक्ता जी उसका रिटर्न आया है 8.18%। 8.18%। और जिस आदमी ने बहुत तेजी से एनएवी को बढ़ते हुए देखा शुरुआत के साल में, बड़ा खुश होता है, अरे वाह मैंने सबसे अच्छे समय इन्वेस्टमेंट किया है, बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है। उस आदमी के साथ क्या होता है, और बाद में बाजार गिर के 33 रुपीज पे आता है, उसका रिटर्न है 5.81%। पर वो इन्वेस्टर जो दुखी हो रहा है कि मैं बदकिस्मत हूं, मेरे एसआईपी करते ही बाजार गिर रहा है, एनएवी लगातार गिर रही है, जिसकी एनएवी शुरू में गिरती रहती है, बाद में जाके बढ़ती है, उसका रिटर्न 15.04% है मुक्ता जी। और जो वोलेटाइल एनएवी वाला है, उसका रिटर्न 13.5% के आसपास है। तो मैं फिर कहता हूं, यही वो बात समझने की कोशिश करनी जो मैंने आपसे कहा था, कि आपको एसआईपी में एबीसीडी को उल्टा पढ़ना है। आपको एनएवी बढ़ते हुए नहीं देखना है, आपको एनएवी गिरते हुए देखना है, ताकि आपकी यूनिट्स ज्यादा हो, और बाद में जब आप पैसा निकालें तो आपको उस वक्त के एनएवी से पैसा मिलता है, जिसके पास ज्यादा यूनिट्स होती हैं उसको ज्यादा पैसा मिलता है। यही वो सबसे खास बात है मुक्ता जी, जो कि मुझे लगता है कि हमें समझने की जरूरत है। तो ये जो बात मैंने आपके सामने कही है, कि आप क्या फील कर रहे हैं वो अलग चीज होती है, और क्या आपको करना है वो अलग चीज होती है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना फील अच्छा होता है, पर निर्णय अच्छा नहीं है। हम्म। हमारे एसआईपी को रोक देना आपको फीलिंग अच्छी देगा, पर वो सही निर्णय नहीं है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि हमें एसआईपी तब जारी रखनी चाहिए जब बाजार में निराशा हो। निराश बाजार ही आपको मजबूत इन्वेस्टर बनाता है। निराश बाजार ही आपको बेहतर अंजाम देता है। इस वक्त मैंने आज ही ट्वीट किया, बड़ा मुबारक दिन है कि आपने आज ही मेरा मेरा ये मुझे मौका दिया है आपसे बात करने का। आप सुबह देख सकती हैं, सुबह आज ही मैंने ट्वीट किया था कि मेरी इक्विटीज में एसआईपी या इक्विटीज का एलोकेशन बढ़ाने की इच्छा हो रही है। क्यों इच्छा हो रही है? क्योंकि रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ कम है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, रुपया कमजोर हो रहा है, दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं, और मूड अच्छा नहीं। ये सारी चीजें अभी अच्छी नहीं हैं। अगर ये सारी चीजें अभी अच्छी नहीं हैं, तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और जब मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा तो कल वो अच्छा हो जाएंगे। और वो इससे पहले कि अच्छा हो, मुझे निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे होने के बाद तो भाव बढ़ जाएंगे, और अगर भाव बढ़ जाएंगे मैं तब निवेश करूंगा मुक्ता जी, तो रिटर्न कैसे कमाऊंगा। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मुक्ता जी, आप जानती हैं? जब समय अच्छा नहीं होता है तभी वो निर्णय अच्छे लेता है।
मेरी उम्र 56 साल से ज्यादा हो गई है मुक्ता जी। एक बड़ी अजीब सी चीज आपको बता रहा हूँ। अभी मेरी एक छोटी सी आई ट्रीटमेंट हुई थी, तो उसके लिए मेरे को डायबिटीज का टेस्ट लिया गया। मेरे को डायबिटीज तो नहीं है, पर मैं प्री डायबिटीज में चला गया हूँ, जिसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और मेरा HB1C जो है वो 7 के आसपास आया है। मेरी जो फास्टिंग है 110 होनी चाहिए, वो 120 आई है। तो जैसे ही मुझे लगा कि मुझे डायबिटीज हो सकती है, 56 साल की उम्र में पहली बार मैंने काले चने की और ज्वार की रोटी खाई है। बताइए क्यों? मैंने 56 साल की उम्र में अभी तक वो रोटी नहीं खाई थी। क्या कारण है कि मैंने एक हेल्दी ग्रेन की रोटी खाना शुरू किया है? क्योंकि मेरी ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। आप देख रहे हैं, प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। हम बहुत बार सही फैसले तब करते हैं जब खबर अच्छी नहीं आती है, और जब खबर अच्छी नहीं आती है तो सरकार भी सही फैसले करती है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के साथ एक दिक्कत है मुक्ता जी, कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, और गरीब मुल्क से धीरे धीरे अमीर हो रहा है। धीरे धीरे अमीर हो रहा है। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इकोनॉमी के अंदर दो इश्यूज होते हैं, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल। एक परिवार है, माता पिता है, एक लड़का और लड़की है, शादी करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, एक घर बनाते हैं, एक फ्लैट खरीदते हैं। जीवन में तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है ना? पहले साथ में पढ़ाई करते थे, फिर नौकरी लगती है, पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, छोटा फ्लैट खरीदते हैं। क्या कर रहे हैं वो? तरक्की कर रहे हैं। तरक्की हो ठीक रही है। है। धीरे धीरे उनके घर में दो बच्चे होते हैं। तो 2 रूम का फ्लैट है, एक रूम में पेरेंट्स रहते हैं, एक रूम में बच्चे रहते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 10th 12th में आ जाते हैं। एक दिन मेहमान घर में आते हैं। माता पिता कहते हैं मेहमानों को रहने के लिए बच्चे बेडरूम की जरूरत है, तुम हॉल में सो जाओ, मेहमानों को बेडरूम में सोने दो। बच्चों को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। अब उनको हॉल में जमीन पे सोना पड़ रहा है। बच्चों की ये तकलीफ कब तक रहेगी बताइए? जब तक मेहमान है। हाँ, एग्जैक्टली। और जैसे ही मेहमान चले गए वो तकलीफ अपने आप खत्म हो गई ना। इसको साइक्लिकल कहते हैं। इकोनॉमी में साइक्लिकल रीजंस आते हैं, इकोनॉमी में चक्रीय रीजंस आते हैं। अगर चक्रीय रीजंस हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाजार गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, स्वतः ही बढ़ता है, स्वतः ही गिरता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दूसरी दिक्कत है जो हिंदुस्तान के साथ बार बार आती है, और ये दिक्कत क्या है मुक्ता जी समझते हैं। लड़का और लड़की ने शादी की, पढ़ाई की, नौकरी लगी, शादी की, फ्लैट खरीदा, तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। 2 रूम का फ्लैट खरीदा, पर बच्चे बड़े हो गए। अब बड़े बच्चों की शादी करनी है। मुक्ता जी शादी कैसे होगी? घर तो छोटा है, 2 ही कमरे हैं। अगर बड़े बेटे की शादी करनी है तो बहू आएगी, अब उनके लिए एक बेडरूम चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो आपको घर का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। बड़ा घर लेना होगा या एक रूम बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ती है ना, इंडिया की जरूरत बढ़ती है, और इंडिया की जरूरत बढ़ने से इंडिया को रिफॉर्म करना पड़ता है। और जब रिफॉर्म करता है तब इंडिया आगे बढ़ता है। सरकार पॉलिटिक्स 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 से सरकार बनती है। तो सरकार अमूमन रिफॉर्म करना नहीं चाहती है। तो सरकार तभी रिफॉर्म करती है जब इकोनॉमी इस दौर की अवस्था से गुजरती है। आज उसी अवस्था से हम गुजर रहे हैं, इसलिए सरकार ने रिफॉर्म किए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स रिफॉर्म किए हैं, सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किए हैं। अभी बजट आ रहा है, बजट में और रिफॉर्म्स होंगे। तो मैं फिर कहता हूं कि आपके रिटर्न का बीज तभी पड़ता है जब बाजार अच्छा नहीं करता है। मैंने ये तय किया है कि क्योंकि मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं है, क्योंकि दुनिया के हालात अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा निवेश करने चाहिए, ताकि जब ये अच्छे हों तो मैं पैसा बनाऊं। कितनी मामूली सी बात है ना मुक्ता जी? तो आपको वो नहीं करना है जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको वो करना है जो आपको करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के एग्जाम्पल को याद रखिएगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर। सर, मेरा दूसरा सवाल भी आपने एड्रेस कर दिया। दूसरा सवाल यही था कि इंडिया के अंदर अभी क्या पॉजिटिव फाइनेंशियल्स हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, और उनको ये हिम्मत दिलाएं कि वो घबराएं नहीं और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। हिंदुस्तान में इस वक्त सब कुछ अच्छा है। हिंदुस्तान के मैक्रोज बहुत ही अच्छे हैं, हिंदुस्तान के माइक्रोज बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान की ब्लड रिपोर्ट बहुत अच्छी है। कहीं चिंता की बात नहीं है। कंपनियों की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हैं, बैंकों की बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हैं। सिर्फ हिंदुस्तान को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है कि हमारी डिमांड वापस तेज़ी से बढ़ने लगे। हमारा जो कंजप्शन ग्रोथ है वो पिछले साल 21 ईयर लो पे था, अगर मैं कोविड को हटा देता हूँ।
उन कारणों को हमने एड्रेस कर लिया है। सरकार ने काफी फैसले ले लिए हैं, आरबीआई ने काफी फैसले ले लिए हैं। आरबीआई के पास मौका है ब्याज दरों को और कम करने का, और बहुत जल्द आप देखेंगे, इस बजट के बाद भी आप देखेंगे, जैसे ही रुपया डॉलर के सामने स्टेबल होता है, बाहर से आने वाले क्यूज लंबे समय तक ऐसे चलने वाले नहीं हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे बाजारों के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर पुनः वो रौनक लौट के आएगी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रक्चरल रीजंस विद्यमान है। इकोनॉमी पे अगर हम बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप मौका देंगी तो अगली बार, अगले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ इस वक्त अच्छा क्या है और हमारे सामने चुनौतियां क्या है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यहीं से अच्छे की नींव पड़ रही है, और आने वाले समय में आपको बात स्वतः ही समझ में आएगी। सब बहुत चीजें क्लियर हुई हैं। ये तो समझ में आता है ग्लोबल टर्मोइल है, और आज पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारी जनरेशन्स ने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसे टर्मोइल्स देखे हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो हमको ये सवाल नहीं पूछना हमसे कि इस समय हमको हमारा इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए, बल्कि सवाल ये पूछना चाहिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी इतनी पुख्ता है कि वो उस वॉलेटिलिटी को झेल पाए। तो इसके लिए एक बहुत जरूरी काम करना है मुक्ता जी, कि आप सभी अपने सलाहकार के साथ बैठे, इन्वेस्टर्स को मेरा ये निवेदन है, और बैठ के परिवार के साथ बैठे और एक बात तय करें, जो मुश्किल काम नहीं है लेकिन करना होगा आपको। कागज पे लिखिए कि आपकी बचत क्या है, कागज पे लिखिए कि आपके कैश फ्लोज क्या है ना। और सबसे पूछिए, परिवार में सबसे पूछिए कि आपकी कोई जरूरत है अगले 1 2 3 साल में। तो अगले 1 2 3 साल में जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी फाइनेंशियल जरूरतें हैं, जो भी आपको खर्चा करना है, इन सब पैसों को आप डेट फंड्स में, हाइब्रिड फंड्स में रखिए, लिक्विड फंड्स पर रखिए, आर्बिट्रेज फंड्स पर रखिए। तो अगर आपने अगले 3 4 साल के खर्चों का प्रोविजन नॉन इक्विटी फंड्स में कर दिया है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे को अलग अलग कर, जान एक है तो डर लगता है ना, पैसे हम्म, को एक नहीं रखना। हम्म, आपको एसआईपी में वही पैसा रखना है इस वक्त, उसी पैसे को लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। जिस पैसे को कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन पे आ जाए, तब भी आपको अगले 3 4 साल से पहले खर्चने की जरूरत नहीं। नहीं है। ये काम अगर आपने कर लिया ना, फिर आपको भय नहीं लगेगा, और जिसको भय नहीं लगता है उसी की बात समझ में आती है। तो देर हैज टू बी अ प्रोसेस, एक प्रोसेस बनाना है, उस पर स्टिक करना है, और जो आसपास की नॉइज है उसको छोड़ के अपने स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू एक पाथ पे चलते रहना है। फिर कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मामूली सी बात है लेकिन गहराई की बात है। आप नहीं डर रहे हैं, आप अलग हैं। आपके मन में डर के विचार उभर रहे हैं। ये राइट। विचार आए हैं, एक दिन चले भी। चले जाएंगे। तो आप नहीं डर रहे, ये कभी मत कहिए कि मैं डर रहा हूं। राइट, मेरे मन में डर अनुभव हो रहा है, ये कहिए। और देखिए, आप क्या देख रहे हैं वो अलग है, और कौन देख रहा है वो अलग है। ये दोनों एक नहीं है। इस भेद को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच सर। अब मैं पूरा, मतलब आई एम श्योर कि हमारे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये जो भी आसपास चल रहा है इसको इग्नोर करो, अपनी जर्नी पे चलते चलो। क्योंकि जब एसआईपी स्टार्ट की थी तो पहली प्रोविजन यही था कि 10 15 साल के लिए हमको ये पैसा धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर डालना है। तो 10 15 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जो आप के अंदर डर की भावना लाएंगे, बिल्कुल। उन पे ही कंट्रोल आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए उस पड़ोसी से मिलिए, जो पड़ोसी ने ऐसा समय देखा है, उसकी है। एसआईपी को देखिए। उसकी एग्जैक्टली। एसआईपी को देख के आप में जो हिम्मत आएगी, कोई दुनिया के शब्द, किसी व्यक्ति की बातें आप पे हिम्मत नहीं दे सकती। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और लेके आते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।